हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, और एक नई सोच के साथ इस इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर हम डेवलप करें, उसका सही यूटिलाइजेशन करें, तो बहुत कुछ हो सकता है। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं हूं आपके साथ बीबू कुमार झा। जनसुराज से अध्यक्ष हैं मनोज भारती सर, और हम जानेंगे जनसुराज का जो प्रोग्रेसिव रास्ता है और किस तरीके से जनसुराज जो है बिहार के 14 करोड़ लोगों के लिए सोच रही है, बदलाव के रास्ते अख्तियार कर रही है। और हम जानना चाहेंगे कि बहुत जल्द चुनाव है, उसको लेकर तैयारियां कैसी चल रही है और किस तरीके से होने वाली है। सबसे पहले मनोज सर, आपको बहुत बहुत चैनल में स्वागत है। धन्यवाद, और आपके दर्शकों को मेरी शुभकामनाएं। जी सर, क्या लग रहा है कि जैसे जैसे चुनाव का दिन नजदीक आते जा रहा है, लोगों में एक माहौल बनता जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि प्रशांत किशोर बेटर कर सकते हैं। तो सर सवाल ये है कि क्या जो पलायन की जो आपके पास विजन है उसको आप हल कर पाएंगे, बेरोजगारी और तमाम चीजें? जी, जनसुराज पार्टी की शुरुआत ही इस बात से हुई थी कि बिहार में व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि पिछले 40 सालों से जो हालत बिहार और बिहार के लोगों की हो गई है वो दयनीय है, और पूरे देश में इसकी चर्चा इसलिए केवल है कि बिहार सबसे पिछड़ा हुआ राज्य इतने लंबे समय से रह चुका है। इसको बदलने के लिए एक सोच चाहिए, एक नया विजन चाहिए, एक नया तरकीब चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने हमारे ऊपर पिछले 40 सालों से शासन किया है उनके पास अगर कोई विजन होता तो अब तक बात बदल चुकी होती। जो आज 40 साल के बाद भी अनपढ़, गंवार और सब तरह से पिछड़े गरीब हैं, उनके बारे में जरा सोच कर देखिए। इन राजनेताओं ने इनको केवल धोखा दिया है और इनके साथ बेसिकली इनकी जिंदगियां बर्बाद की गई हैं। 40 साल पहले अगर किसी को अच्छी शिक्षा मिली होती तो आज उसको गुर्बत और बेकारी की जिंदगी नहीं बितानी पड़ती। 40 साल पहले अगर रोजगार का प्रबंध कर दिया गया होता तो आज बिहार से लाखों युवा बाहर जाकर 10-12 हजार रुपए के लिए रोजगार ढूंढने के लिए विवश नहीं हो जाते। जनसुराज का वादा यहीं से शुरू होता है कि जन्म से लेकर 15 साल की उम्र तक हर बच्चे को 10 साल की मुफ्त अच्छी शिक्षा मिलेगी। 15 साल से बड़े को जो अब पढ़ाई में पीछे रह गए हैं और पढ़ाई से अब उनकी जिंदगी नहीं बदल सकती, उनको रोजगार का प्रबंध करना जरूरी है। ऐसे युवा जो मजबूरी में बिहार से बाहर 10-12 हजार रुपए के रोजी रोजगार के लिए जाते हैं, उन सब के लिए बिहार में ही रोजगार की व्यवस्था हो, इसका इंतजाम करना होगा। ये दो मुख्य मुद्दे हैं, शिक्षा और पलायन। और आप अगर एक तरह से देखें तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम अगर आज जनसुराज की सरकार लाते हैं तो जो बच्चे विभिन्न स्टेजेस में हैं अप टू 15 इयर्स, उनको जितने दिन बाकी हैं 15 साल पूरा होने में, उसमें जो शिक्षा मिल सकती है वो दी जाएगी। अभी जो 15 साल से बड़े हैं, जो अब शिक्षा से कनेक्टेड नहीं हो सकते हैं, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था इमीडिएटली की जाएगी। ये तो है शॉर्ट टर्म व्यू। अगले एक साल में क्या करेंगे? आपने सर कहा कि 15 साल तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, उसका क्या रहेगा स्तर सर? 10वीं तक। हमारा मानना है कि अगर किसी बच्चे को 10 साल के लिए आपने अच्छी शिक्षा दे दी तो उसके बाद वो बच्चा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उसको अपने आगे की जिंदगी ले चलने के लिए समाज पर बोझ नहीं बनना पड़ेगा, उसे अपने माता पिता पर या समाज पर बोझ नहीं बनना पड़ेगा। अगर अच्छी शिक्षा मिली तो 10वीं के बाद उनको
समझ में आएगा कि अगर आगे पढ़ना है तो कहाँ से उनको पढ़ने की सुविधा मिलेगी, अगर आगे नहीं पढ़ना है, कोई बिजनेस करना है, कोई रोजगार करना है, तो उसके लिए वो समृद्ध होंगे कि हमको पैसे कहाँ से आएंगे, फंड कहाँ से आएगा, तकनीक कहाँ से आएगी, स्किल डेवलपमेंट कहाँ से होनी चाहिए। और अगर उनको खेती करनी है तो उसमें भी उनको पता रहेगा कि खेती के नए उपकरण क्या है, खेती के नए आयाम क्या है, खेती में नया टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे हम अपने खेत की पैदावार बढ़ा सकते हैं। तो सर ये जानना चाह रहे हैं कि स्कूल जो होगा वो किस टाइप का होगा, जो जनस्वराज से जो विजन है 10th तक के बच्चों का, वो कैसा है। अभी जो स्कूल दिख रहा है बिहार में, बिल्कुल कोई इंफ्रास्ट्रक्चर सही से नहीं है और जैसे लग रहा है बिल्डिंग गिर जाएगा, ऐसा हालात है। जी, उसका कारण है कि पिछले कुछ सालों में नीतीश जी की सरकार ने बेतरतीब ढंग से स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर तो क्रिएट कर दिया जो ठीक से मेंटेन भी नहीं हो पा रहा है, और उसका फल ये होता है कि 2 साल 3 साल होते होते तक एक अच्छी नई बिल्डिंग बिल्कुल खंडहर बन जाती है। उसका इस्तेमाल अगर नहीं होगा, उसका रख रखाव नहीं होगा, तो किसी भी बिल्डिंग के साथ ऐसा होगा। तो केवल इंफ्रास्ट्रक्चर बना देने से कुछ नहीं होता। जनस्वराज की सरकार का ये वादा है कि इस शिक्षा पद्धति को आमूल चूल परिवर्तन करने की जरूरत है। उसमें कई आयाम है। बच्चों को क्या पढ़ाया जाए, बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक कहाँ से लाया जाए, शिक्षकों की अगर चुनाव हो तो उनकी ट्रेनिंग कैसी हो, क्योंकि जो शिक्षक अभी हमारे पास है वो इस लायक नहीं है जो कि बच्चों को पढ़ा सकते हैं उस तरह की उच्च स्तर की शिक्षा जो हमारे जहन में है, हमारी सोच में है। तो शिक्षकों की अच्छी ट्रेनिंग, उन ट्रेन्ड शिक्षकों को कैसे यूटिलाइज किया जाए स्कूलों में, इसकी व्यवस्था। उसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। अभी जो हर गांव में स्कूल खोलने की व्यवस्था है वो हमारे ख्याल से इनफ्रक्चुअस है, वो सही नहीं है। उस पे न तो सरकार अच्छे तरह से कंट्रोल कर पाती है, न ही उसका रख रखाव सही कर पाती है। तो सर ये सारे बंद हो जाए, मैं बताता हूँ। तो कोशिश ये रहेगी कि सारे स्कूल को क्लस्टर बनाकर उस एरिया में एक ऐसा स्कूल जो बनाया हो उसको इस तरह से डेवलप किया जाए जहां पर बाकी सारे स्कूलों के टीचर्स वगैरह वहां पे लाकर उस स्कूल को स्ट्रेंथन किया जाए, वहां पे टीचर्स की पॉपुलेशन और बच्चों की पॉपुलेशन बढ़ाई जाए। अभी जो एक स्कूल में 20, 30, 40 लड़के इधर उधर छितरे रहते हैं, उन सब के बदले उन सबको एक बड़े स्कूल में जहां 1000-1200 बच्चे एक साथ पढ़ते हो वहां पे लाया जाए, और इसके लिए सारे बच्चों को 20 मिनट की ट्रैवल टाइम जिसके लिए गाड़ियां प्रोवाइड की जाएंगी, उस तरह का सिस्टम क्लस्टर वाइज किया जाएगा। अब सवाल है इंफ्रास्ट्रक्चर का। जो छोटे छोटे गांव में बिल्डिंग्स बन गए उनको आप पंचायत को दे दीजिए और पंचायत से कहिए आप इसको किस तरह से यूज करना चाहते हैं। उसका एक यूज हो सकता है इवनिंग क्लासेस के लिए, स्वाध्याय भवन का नाम उसको दिया जा सकता है। यूथ क्लब आप बनाइए, उसमें आप स्किल ट्रेनिंग सेंटर बनवा दीजिए। देयर कैन बी, यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, और एक नई सोच के साथ इस इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर हम डेवलप करें, उसका सही यूटिलाइजेशन करें, तो बहुत कुछ हो सकता है।